इस खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबर इस वक्त अहम है। जयपुर एयरपोर्ट पर गोल्ड तस्करी को लेकर एक बार फिर बड़ी कार्रवाई हुई है। एयर इंडिया की फ्लाइट से दुबई से जयपुर आए एक संदिग्ध यात्री को कस्टम विभाग ने पकड़ा, जिसके पास से 1400 ग्राम सोना जब्त हुआ। जब्त सोने की कीमत 69 लाख रुपए बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि एयर इंडिया की फ्लाइट से दुबई से जयपुर आए इस शख्स पर जब कस्टम विभाग के लोगों को शक हुआ तो उन्होंने इसके सामान की जांच शुरू की। सामान की जांच के दौरान कस्टम विभाग के अधिकारियों को एक मिक्सर ग्राइंडर मिला। इसी मिक्सर ग्राइंडर में आरोपी शख्स ने 1 किलो 400 ग्राम सोना छिपा कर रखा था। जब इस सोने को लेकर यात्री से पूछताछ की गई तो उससे इसके कागजात मांगे गए तो वो इस बाबत कुछ भी नहीं बता पाया। इसके बाद कस्टम अधिनियम के तहत ड्यूटी चोरी के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। कस्टम अधिकारी ने आरोपी यात्री का पासपोर्ट भी जब्त कर लिया है और उसकी विदेश यात्राओं को लेकर उससे पूछताछ भी की जा रही है। जोधपुर पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये चारों उसी राजू फौजी के साथी हैं, जिस राजू फौजी ने हिस्ट्री शीटर कैलाश मांझू की हत्या के लिए 80 लाख की सुपारी ली थी। भीलवाड़ा पुलिस की मदद से जोधपुर की पुलिस ने इन चारों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि भीलवाड़ा में 2 कांस्टेबल की हत्या के मामले में राजू फौजी की तलाश में भीलवाड़ा पुलिस जोधपुर आई थी और यहीं उसने इन चारों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही जोधपुर के हिस्ट्री शीटर कैलाश मांझू की सुपारी देने के मामले का भी राज खोल दिया गया। आपको बता दें कि 10 अप्रैल को भीलवाड़ा में 2 कांस्टेबल की हत्या कर तस्कर राजू फौजी और उसके साथी फरार हो गए थे। फरारी के बाद राजू फौजी पहले नागौर और फिर जोधपुर के नांदड़ी के एक मकान में छिपकर रह रहा था। इस बीच उसके पैसे खत्म होने लगे तो उसने हिस्ट्री शीटर कैलाश मांझू की हत्या के लिए 80 लाख की डील कर ली। हालांकि इस दौरान भीलवाड़ा पुलिस ने जोधपुर पुलिस की मदद से राजू फौजी के साथियों को दबोच लिया। राजू फौजी के साथी तो गिरफ्तार हो गए, लेकिन अब भी राजू फौजी उनकी गिरफ्त से बाहर है। जब ये घटना की पूरी जानकारी मिली तो मेरे द्वारा ये वो प्रकरण करके और ऐसे तो हाउसिंग बोर्ड और अधिकारियों को निर्देश दिया गया था। टोटल कार्रवाई के अंदर जोधपुर कमिश्नरेट पुलिस, उनका जाब्ता, डीसीपी साहब ईस्ट, डीसीपी साहब वेस्ट और ऐसे तो हाउसिंग बोर्ड और एडिशनल डीसीपी साहब का एम योगदान रहा, इनके निर्देशन में कार्रवाई की। भरतपुर नगर निगम कार्यालय के सामने सोमवार की देर रात सफाई व्यवस्था को लेकर महिला सफाई कर्मी और जमादार ने जमकर हंगामा किया। महिला सफाई कर्मियों और जमादारों का हंगामा इतना बढ़ गया कि देर रात मेयर को भी मौके पर पहुंचना पड़ा। दरअसल मेयर अभिजीत कुमार रात में सफाई व्यवस्था का जायजा लेने के लिए शहर का औचक निरीक्षण करने निकले थे। इस दौरान उन्हें शहर में सफाई व्यवस्था का हाल बेहाल नजर आया और इसी को लेकर उन्होंने अधिकारियों को दोषी सफाई कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया। कार्रवाई होने की बात जैसे ही फैली, महिला सफाई कर्मियों और जमादार के बीच पहले बहस शुरू हो गई और फिर ये हंगामे में बदल गया। ये हंगामा इतना बढ़ गया कि मेयर अभिजीत को मौके पर पहुंचना पड़ा और मामला शांत कराना पड़ा। नागौर के बीकानेर रोड स्थित 3 बीघा जमीन को लेकर पिछले कुछ दिनों से चल रहे विवाद ने अब तूल पकड़ लिया है। जमीन के खातेदार मियाराम जाड़ी के समर्थन में सोमवार को शहर के मंडी व्यापारियों समेत सैकड़ों लोगों ने कलेक्ट्रेट तक पैदल रैली निकालकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। साथ ही ज्ञापन की एक प्रति प्रदेश के गृह मंत्री, जोधपुर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, पुलिस महानिदेशक, अजमेर रेंज आईजी और प्रभारी मंत्री हरीश चौधरी को भेजकर कोतवाली थाने के हेड कांस्टेबल और अपर लोक अभियोजक पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। जूस बेचकर किसी तरह अपने परिवार का पेट भरने वाला महेश पिछले कई महीनों से परेशान है। एक तो कोरोना संकट की वजह से उनके काम काज पर ग्रहण लगा है और दूसरा उन्होंने पाई कर जो रकम अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में जमा कराई थी उसकी निकासी पर भी अब आरबीआई ने रोक लगा रखी है।
महेश का कहना है कि बैंक के लेन देन पर लगी रोक की वजह से उन्होंने जो रकम अपने बच्चों की शादी के लिए बचाकर रखी थी उसे वो निकाल नहीं पा रहे हैं। ऐसे में बच्चों की शादी के लिए अब उनके पास कर्ज लेने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा है। 15 साल से मेरे बैंक के पैसे अटके हुए हैं, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक से दिलाया जाए। और मैं वैसे ही मेरी बच्ची की शादी है, पैसे की व्यवस्था करनी है, मकान भी ठीक कराना है मेरे को, तो जल्दी से जल्दी मेरे पैसे दिलाए जाए। आपको बता दें कि अजमेर में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक प्रबंधन की ओर से की गई वित्तीय लापरवाही और घोटालों की वजह से आरबीआई ने इसके सभी खातों को फ्रीज कर दिया है। साथ ही बैंक के सभी ट्रांजैक्शन पर रोक लगा रखी है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में हुई धांधली की जांच सहकारिता विभाग की ओर से की तो जा रही है, लेकिन अभी तक वो पूरी नहीं हो पाई है। ऐसे में महेश जैसे उन लोगों को घोर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है जिन्होंने खून पसीने की कमाई इस बैंक में जमा करा रखी थी। ऊंटों पर तस्करों ने नजर गड़ा ली है। मरुधरा में रेगिस्तान के जहाज की तस्करी के लिए शातिरों ने महाजाल फैला दिया है। जी हां, सीकर के लक्ष्मणगढ़ में ट्रक में भरकर 10 ऊंटों को ले जा रहे उत्तर प्रदेश के 4 तस्कर पुलिस के शिकंजे में आ गए। गिरोह से पूछताछ में ऊंटों की तस्करी का साउथ कनेक्शन सामने आ गया। व्यक्तियों को इनको ट्रक सहित ट्रक में 10 कुल ऊंट थे, 3 ऊँटनी और 7 ऊँट। उनके साथ 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था। अभी प्रारंभिक जो जांच है और पूछताछ है उसमें ये बात सामने आई कि ये बीकानेर में गांव-गांव में घूम करके और ऊँटों को खरीद कर और काटने के प्रयोजन से यूपी के रास्ते होते हुए साउथ में बेंगलोर तक ले जाना बता रहे थे कि ये वहाँ ले जाए। तो सुना आपने, मांस के लिए ऊंटों की तस्करी कर बेंगलुरु तक भेजा जा रहा है। गिरोह बीकानेर के गांव-गांव में घूम घूम कर 10 से 20 हजार रुपए में ऊंटों को खरीदता है और ट्रक के जरिए ऊंटों को दक्षिण के राज्यों में बेच रहा है। बड़े इंतजार के बाद जब जैसलमेर में सोमवार की शाम जब मानसून की बारिश शुरू हुई तो महीनों से सूखी पड़ी जमीन की प्यास भी बुझने लगी। इस झमाझम बारिश की वजह से न केवल लोगों को खुशनुमा मौसम का एहसास हुआ बल्कि झुलसा देने वाली गर्मी से राहत भी मिल गई। सोमवार की शाम जो बारिश शुरू हुई वो रुक रुक कर रात भर होती रही और इस दौरान गड़ीसर सरोवर में लबालब पानी भी भर गया। पानी भरने से गड़ीसर सरोवर की सूरत ही बदल गई। यूं तो यहाँ हर मौसम में लोग घूमने के लिए आते रहते हैं, लेकिन बारिश के बाद इसकी सूरत जो निखरी है उसे देखने का अपना ही मजा है और यही वजह है कि सोमवार की रात ढलते ही यहाँ पर्यटकों के आने का सिलसिला शुरू हो गया। इतना तालाब मैंने कभी भरा हुआ नहीं देखा है, पहली बार देखा है। सीढ़ियों तक पानी आ गया है और आगे भी उम्मीद रहेगी कि अच्छी बरसात होगी और भी तालाब पूरा भरा जाएगा। भरतपुर के पुलिस अधीक्षक कार्यालय के पास कुएं वाले मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में छोटे बच्चों के मुंडन के लिए सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई और फिर कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ते देर नहीं लगी। खास बात यह है कि यहाँ बच्चों के मुंडन कराने और उनको बुरी नजर से बचाने के लिए मुर्गों से आशीर्वाद दिलाया जाता है। ये मेला साल में एक बार ही लगता है और हर साल यहाँ सैकड़ों की संख्या में महिलाएं अपने छोटे बच्चों को लेकर आती हैं। इस मेले में 2 साल के बच्चों का मुंडन कराया जाता है और फिर उनके सिर के ऊपर मुर्गा को घुमाया जाता है, जिससे बच्चे किसी भी प्रकार की बुरी नजर से सुरक्षित रहते हैं। कोरोना की वजह से इस बार इस मेले में 2 साल पहले वाली भीड़ भले ही ना थी, लेकिन भीड़ इतनी भी कम नहीं थी कि उनके बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो पाता। खास बात यह है कि मेले में जो महिलाएं अपने बच्चों को लेकर पहुंची थी उनमें से ज्यादातर ने ना तो खुद मास्क पहन रखा था और ना ही अपने बच्चों को मास्क पहनाए हुए थे। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए सीकर में ऑक्सीजन की कमी ना हो, इसके लिए पलसाना में बन रहे ऑक्सीजन प्लांट बनाने का काम तेजी से चल रहा है और उम्मीद जताई जा रही है कि अगले 10 दिनों में ये प्लांट काम भी करने लगेगा। जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी खुद इस प्लांट के निर्माण का काम देख रहे हैं
ऑक्सीजन प्लांट के लिए जहां बिल्डिंग निर्माण का काम तेजी से चल रहा है, वहीं ऑक्सीजन प्लांट के लिए भी मशीनें यहां पहुंच चुकी हैं और अब इन्हें इंस्टॉल करने का काम भी किया जा रहा है। आपको बता दें कि यह ऑक्सीजन प्लांट जन सहयोग से लगने वाला प्रदेश का सबसे बड़ा प्लांट होगा। इसके लिए सीकर के लोगों ने करीब 3.5 करोड़ रुपए जुटाए हैं। इस ऑक्सीजन प्लांट के शुरू होने के बाद सीकर जिले में कहीं भी ऑक्सीजन की कमी नहीं रहेगी। साथ ही इससे दूसरे जिलों में ऑक्सीजन की सप्लाई भी की जा सकेगी। के लिए सभी लोग जो उसमें शामिल हैं उनको बहुत बहुत बधाई, और सीकर के निवासियों को भी पुनः एक बार इस बात की बधाई कि उनका जो एक प्रयास था सभी को साथ में लेके आने का और एक जिले के लिए ऐसा काम करना जो कि जो है आगे के लिए हमेशा एक संसाधन के लिए हमको आत्मनिर्भर बना दे। झुंझुनू पहुंची ये रेलवे की वो खास हेल्थ एक्सप्रेस है जिसमें सभी तरह की स्वास्थ्य सुविधाएं मौजूद हैं। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए रेलवे ये हेल्थ एक्सप्रेस चला रही है, जिसमें बैठे डॉक्टर्स और उनकी टीम अलग अलग स्टेशनों पर रुककर रेल कर्मचारियों और उनके परिजनों के स्वास्थ्य की जांच कर रहे हैं। झुंझुनू में भी हेल्थ एक्सप्रेस में बैठे डॉक्टरों ने यहाँ के रेल कर्मचारियों और उनके परिवार वालों का हेल्थ चेकअप किया। इस दौरान डॉक्टरों ने रेल कर्मचारियों और उनके बच्चों समेत सभी को कोरोना के प्रति जागरूक किया और इम्यूनिटी बढ़ाने वाली दवाइयाँ भी दी। आपको बता दें कि झुंझुनू में ये हेल्थ एक्सप्रेस 4 स्टेशनों पर रुकी और इस दौरान 100 से अधिक रेल कर्मचारियों और उनके बच्चों का हेल्थ चेकअप किया गया। जहां हमारे पास हेल्थ यूनिट और हॉस्पिटल नहीं है उनमें स्वास्थ्य शिविर करें और बच्चों और माताओं को ये सेवा दें ताकि उनको जांच परीक्षण करके हमें पता लगा पाए कि उनकी इम्यूनिटी कैसी है। इम्यूनिटी बढ़ाने की कोशिश करें, वैक्सीनेशन के बारे में बताएं और अपने कोविड इन्फेक्शन को कैसे फाइट कर सकें, कैसे बचाव कर सकें, उनके बारे में लीफलेट बांटते हैं और उनको जानकारी देते हैं। डूंगरपुर स्वास्थ्य विभाग ने उन मनोरोगियों के पुनर्वास के लिए एक बेहतर कदम उठाया है जो शहर में लावारिस घूमते रहते हैं और जिनके ना तो रहने का कोई ठिकाना था और ना खाने पीने का। स्वास्थ्य विभाग अब घर और परिवार से उपेक्षित सड़कों पर घूमने वाले मनोरोगियों की तलाश कर उन्हें जयपुर मनोचिकित्सालय पहुंचाएगा। जयपुर के मनोचिकित्सालय में इन मनोरोगियों का मुफ्त में इलाज भी किया जाएगा, साथ ही उनके पुनर्वास की भी व्यवस्था की जाएगी। खास बात यह है कि सोमवार की रात डूंगरपुर स्वास्थ्य विभाग ने पहले चरण में मानसिक रूप से बीमार 4 लोगों को जयपुर मानसिक चिकित्सालय में भेज दिया है। परिवार से के द्वारा छोड़े हुए मनोरोगी हैं उनका भी हम चिकित्सा विभाग इलाज कराएगा और सभी को जयपुर में हमारे पास ये एडमिट करने की इनकी सुविधा है। वहाँ हम इन्हें भर्ती करवा के इलाज करवाएंगे तथा ठीक होने के पश्चात प्रयास करेंगे कि ये समाज की मुख्य धारा में जुड़ सकें। और चलिए अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की खबरें। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार दिल्ली एनसीआर में मॉनसून ने दस्तक दे ही दी। मंगलवार की सुबह सुबह दिल्ली और आसपास के इलाकों में झमाझम बारिश की शुरुआत हुई। मॉनसून के आगमन की वजह से दिल्ली एनसीआर के लोगों को झुलसा देने वाली गर्मी से राहत तो मिल गई, लेकिन घंटे भर की बारिश के बाद ही सड़क पर पानी भर गया और कई जगह सड़कें जाम हो गई। मथुरा रोड पर पानी भरने से ट्रैफिक जाम की नौबत आ गई, तो वहीं सरिता विहार, दिल्ली कैंट, सेंट्रल दिल्ली समेत कई इलाकों में लोगों को जल भराव की वजह से परेशानी उठानी पड़ी। इतनी गर्मी पड़ी हुई थी यहाँ पर दिल्ली में, खास करके मतलब 40 से पार टेम्परेचर जा रहा था और इस बार मतलब आज इतनी अच्छा मौसम हुआ है और इतनी बारिश हुई है तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। झमाझम बारिश की वजह से दिल्ली में NH 9 पर भी लंबा जाम लग गया। इतना ही नहीं, दिल्ली के सबसे व्यस्त रहने वाली सड़कों में एक एम्स फ्लाईओवर के नीचे पानी के भर जाने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। यहाँ जल जमाव की वजह से गाड़ियां रेंगती हुई नजर आईं। उधर गुरुग्राम में भी बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया और यातायात के दौरान लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। पश्चिम बंगाल के अलीपुर द्वार से चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। वहां चाय बागान में काम करने वाले लोगों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हो गई। बताया गया है कि पुलिस ने एक मामले में बागान के मालिक को गिरफ्तार किया था और इसी बात से वहां काम करने वाले लोग भड़क उठे और उन्होंने इलाके के थाने पर धावा बोल दिया।
पुलिस की कार्रवाई के विरोध में इन कर्मचारियों ने वहां तोड़-फोड़ शुरू कर दी। जमकर पथराव भी किया गया। हालात बिगड़ते देख पुलिस को भी मोर्चा संभालना पड़ा। सामने आई एक तस्वीर में पुलिस वाले एक इमारत की आड़ लेकर भीड़ पर आंसू गैस के गोले दागते नजर आए। पुलिस की सख्ती के बाद लोग पीछे नहीं हटे, जिसके बाद पुलिस वालों ने उन पर ताबड़तोड़ गोले दागने शुरू किए। इस झड़प में कई लोग घायल हो गए, जबकि पुलिस के कई जवानों को भी चोटें आई हैं। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। वहां चोरी के आरोप में कुछ लोगों ने एक दलित लड़के की पिटाई कर दी, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। बताया गया है कि पिटाई का ये वीडियो 3-4 दिन पहले का है। इस वीडियो में कुछ लोग एक लड़के को घेर कर पीटते दिखाई दे रहे हैं। पीट रहे लोगों में एक आदमी के हाथ में डंडा था, जिससे वो उसे बुरी तरह पीट रहा था। ठीक उसी वक्त एक दूसरा आदमी भी उस लड़के पर टूट पड़ा और उसे लातों से मारने लगा। इस दौरान दर्द से कराहता वो लड़का हमलावरों से खुद को छोड़ने की गुहार लगाता रहा। मारपीट के दौरान उस लड़के ने आरोपियों को कई बार रोकने की कोशिश भी की, लेकिन वो नहीं माने। हालांकि इस वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। तलाश की जा रही है, शीघ्र ही इनकी गिरफ्तारी करके आवश्यक विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। बताया गया है कि इस घटना से कुछ दिन पहले लड़के की आरोपियों से किसी बात पर कहासुनी भी हुई थी। मध्य प्रदेश के उज्जैन से एक हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई, जहां रात के वक्त एक ढाबे पर खाने के बिल पर दो गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई और इस मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। खास बात यह है कि इस वीडियो में एक ढाबे पर कुछ लोग तोड़फोड़ और गाली गलौज करते दिखे। हाईवे किनारे बने इस ढाबे में ये विवाद इतना बढ़ गया कि दबंगों ने वहां रखा सामान तहस नहस कर दिया। इतना ही नहीं, पास में खड़ी एक कार के शीशे को भी तोड़ डाला। वीडियो में एक शख्स पिस्तौल निकालने की धमकी देता भी सुनाई दिया। खाने के बिल पर हुए इस विवाद में लाठी, पत्थर और लात घूसे भी चले और बाद में ये मामला थाने तक पहुंच गया। पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। हरियाणा के कैथल से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया, जहां एक दुकान के मालिकाना हक पर कुछ लोग आपस में ही भिड़ गए। बताया गया है कि पिछले कई साल से चल रही दुकान पर हक जताने के लिए एक गुट वहां लाठियां लेकर पहुंच गया और दुकान के मालिक के साथ कुछ देर बहस करने के बाद उन लोगों ने उस पर हमला कर दिया। आसपास के कुछ लोग बीच बचाव करने के लिए आए तो हमला कर रहे लोगों ने उन्हें भी खदेड़ दिया। इस हंगामे की जो तस्वीरें सामने आई, उसमें दो लोग बुरी तरह आपस में उलझते नजर आए। बीच सड़क पर मारपीट की घटना को देखने के लिए वहां कुछ लोग भी जुट गए। बताया गया है कि हंगामे की खबर मिलने पर पुलिस वहां पहुंची और उसने मामला शांत करवाया। हरियाणा के सोनीपत से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई, जहां पानी के मुद्दे पर कुछ महिलाओं ने सड़क जाम कर दी। बताया गया है कि सोनीपत के कुछ इलाकों में बीते 2 हफ्तों से पीने के पानी की सप्लाई बेहद कम हो गई है, जिससे नाराज कुछ महिलाओं ने अपने घरों से बाहर निकलकर वहां सड़क को बंद कर दिया। हंगामा कर रही महिलाओं ने सड़क पर बड़े पत्थर और डंडे रखकर उसे पूरी तरह जाम कर दिया ताकि कोई गाड़ी वहां से ना निकल सके। घटना की खबर मिलते ही पुलिस भी वहां पहुंच गई। पुलिस के पहुंचते ही महिलाओं का गुस्सा और भड़क गया। प्रदर्शन कर रही महिलाओं की पुलिस वालों के साथ काफी देर तक बहस हुई। फिर पुलिस ने उन्हें सख्त लहजे में समझाया, जिसके बाद सड़क को खोलने का काम शुरू किया गया। सड़क नहीं रोक सकते, हम तो मुकदमा और बढ़ा देंगे। पुलिस के समझाने पर प्रदर्शनकारियों ने सड़क तो खोल दी, लेकिन उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ। पानी आता ही नहीं, 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया, लोग परेशान हो रहे हैं बिल्कुल। इस पूरे हंगामे की वजह से वहां काफी देर तक गाड़ियों का लंबा जाम लगा रहा। 20 मिनट 20 खबर में अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की।
नेपाल की राजधानी काठमांडू में पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के समर्थकों ने जोरदार हंगामा किया। दरअसल नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने केपी शर्मा ओली को झटका देते हुए वहां की संसद को भंग करने का फैसला रद्द कर दिया था, जिसके खिलाफ केपी शर्मा ओली के कई समर्थक सड़कों पर उतरे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को असंवैधानिक बताते हुए उन लोगों ने केपी शर्मा ओली के समर्थन में खूब नारेबाजी की। सुप्रीम कोर्ट के बाहर जुटे प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए पुलिस ने भी सख्ती दिखाई और हल्का बल प्रयोग कर सभी लोगों को वहां से हटा दिया। नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने वहां संसद को भंग करने का फैसला रद्द कर दिया था और विपक्ष के नेता शेर बहादुर देउबा को प्रधानमंत्री बनाने का आदेश दिया था। ओली के समर्थकों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संसद के अधिकारों का हनन बताया। कार्यपालिकाको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्ने, व्यवस्थापिका संसदमाथिको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्ने जुन केपी शर्मा ओली को प्रधानमंत्री पद से हटाए जाने से नाराज उनके समर्थकों ने बड़े पैमाने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस का हक मारकर बैठे चीन पर फिलीपींस के लोग ऐसे भड़के कि उन्होंने उसके कॉन्सुलेट पर धावा बोल दिया। चीन दक्षिण चीन सागर के उस हिस्से को भी अपना बताता है जो असल में फिलीपींस का है। इस मामले पर 12 जुलाई 2016 को एक अंतर्राष्ट्रीय ट्राइब्यूनल ने भी फिलीपींस के हक में फैसला सुनाते हुए कहा था कि दक्षिण चीन सागर पर चीन के दावों का कोई आधार नहीं है। लेकिन 5 साल बीत जाने के बाद भी चीन ने उस फैसले को नहीं माना। यही वजह रही कि फिलीपींस के लोगों का सब्र जवाब दे गया और अपना हक छीनने के लिए उन्होंने राजधानी मनीला में चीन के कॉन्सुलेट की तरफ कूच कर दिया। अपने देश का बड़ा सा झंडा लेकर वो सड़कों पर मार्च करते हुए आगे बढ़ते दिखे। प्रदर्शनकारियों में गुस्सा इतना था कि अपनी तख्तियों पर सख्त लहजे में लिखे नारों के जरिए वो चीन से उसी की भाषा में बात करते नजर आए। उन्होंने खुलकर चीन से उनके समंदर से निकलने की धमकी दे डाली। चीन दक्षिण चीन सागर को अपनी जागीर समझता है। इसी वजह से उसका सिर्फ फिलीपींस ही नहीं बल्कि कई दूसरे पड़ोसियों से भी विवाद है। चीन के सिचुआन प्रांत में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। हाल ये है कि बाढ़ की वजह से सैकड़ों लोग घर छोड़ने को मजबूर हो गए। लगातार भारी बारिश की वजह से वहां बहने वाली नदियां उफान में आ गई और उनका पानी किनारा तोड़कर ऊपर बहने लगा। सामने आई तस्वीरों में नदी के किनारे बनी कई बहुमंजिला इमारतें पानी से घिरी दिखाई दी। इन इमारतों की निचली मंजिल पूरी तरह पानी में डूबी नजर आई। जल स्तर बढ़ने की वजह से वहां हर तरफ पानी ही पानी दिखने लगा। नदी का पानी सड़कों के साथ लोगों के मकानों में भी घुस गया। सामने आई तस्वीरों में लोग अपने घरों और सड़कों से पानी निकालते दिखाई दिए। सैलाब के साथ बहकर आया कीचड़ भी लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गया। बाढ़ ने वहां के लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। सामने आई तस्वीरों में कई लोग अपना सामान लादकर सुरक्षित ठिकानों की तरफ जाते दिखाई दिए। खास बात यह है कि बाढ़ के खतरे की वजह से वहां के कई हजार लोगों को अपना घर छोड़कर राहत शिविरों में जाना पड़ा है। 20 मिनट 20 खबर में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।